नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और हाईटेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात कर रहे थे हम हमारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है फर्टिलाइजर्स। उर्वरक हम सभी जानते हैं क्या चीज़ है। ऐसे अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनसे क्या मिलता है, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हम हमारी क्रॉप्स के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, उसके अंदर मेन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स जिनको यूज करते हैं, वो किसके होने चाहिए। एक छोटा सा हम क्वेश्चन पूछे तो हम कहेंगे कि हमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो सबसे पहले चाहिए, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स भी किसके होंगे, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के। जैसे हम बात करेंगे किसकी, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटाश की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको हमने किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइजर्स है उनको हम डिवाइड किस बेसिस पे करते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारे जो नाइट्रेट या फिर हम कह सकते हैं नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइजर्स हैं, उन फर्टिलाइजर्स को हमने डिवाइड किया है किसके बेस पर। अगर डिवीजन हम देखें तो पहले हमें इसका बेस जो है वो क्लियर करना होगा। तो बेस किसके रूप में है, हमारे अवेलेबल नाइट्रोजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है, अवेलेबल नाइट्रोजन फॉर्म जो है उसके बेस पर हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, अब जैसा कि न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ था कि नाइट्रोजन का जो अवेलेबल फॉर्म है वो कौन सा है, तो हम कहेंगे कि पहला जो अवेलेबल फॉर्म है वो हमारे पास कौन सा है। पहला जो हमारे पास अवेलेबल फॉर्म आ गया, वो अवेलेबल फॉर्म जो है वो कौन सा है, NO3-, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहेंगे। ओके, सेकंड हम बात करें तो अगला जो हम यूज करते हैं ज्यादातर, वो हम यूज करते हैं किसकी फॉर्म में, NH4+ की फॉर्म में, जिसको हमने क्या नाम दिया, हमारे अमोनिकल फॉर्म। ठीक है, यही चीज हम अच्छे से जानते हैं, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखने वाली चीज क्या है कि नाइट्रेट फॉर्म जो है वो ज्यादातर क्रॉप्स जो है वो यूज करती है। तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, या फिर ज्यादातर जो क्रॉप्स है वो नाइट्रेट की फॉर्म में यूज करती है नाइट्रोजन को। और NH4+ की बात करें तो NH4+ के फॉर्म में कौन लेती है, तो हम कहेंगे हमारे पास जैसे पैडी हो गया। ठीक है, पैडी के अलावा हम कहें शुगर केन है या टी है, ये जो है हमारी ऐसी क्रॉप्स है जो अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को लेती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे दो मेजर पार्ट है किसके, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के, कि इस फॉर्म में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे फर्टिलाइजर जो नाइट्रेट फॉर्म में हमें क्या देंगे, नाइट्रोजन देंगे, उनको हम क्या कहेंगे, नाइट्रेट फर्टिलाइजर कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइट्रेट फर्टिलाइजर कहेंगे। ओके, और जो अमोनिकल फॉर्म में देगी उसे हम क्या कहेंगे, अमोनिकल फर्टिलाइजर्स कहेंगे। ठीक है, हिंदी में बात करें तो हम इसको सिंपल सा नाइट्रेट उर्वरक कह देंगे और इसको अमोनिकल उर्वरक कह देंगे। ठीक है, थर्ड हम बात करें तो तीसरे हमारे पास ऐसे फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है जो NO3- के फॉर्म में भी नाइट्रोजन दे सकते हैं और NH4+ के फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दोनों फॉर्म्स में नाइट्रोजन मिल सकता है, तो हम इनको क्या कह देंगे, अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ऐसे फर्टिलाइजर्स जो अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में देंगे उनको हम क्या कहेंगे, अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स कहेंगे। और लास्ट हम बात करें तो फोर्थ हमारे पास जो टाइप बचता है उसके अंदर हमें नाइट्रोजन जो है वो CONH2 के फॉर्म में मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अमाइड फॉर्म कहेंगे। कौन सी फॉर्म कहेंगे, अमाइड फॉर्म कहेंगे। और ऐसे फर्टिलाइजर्स को क्या कहा जाएगा, अमाइड फर्टिलाइजर्स कहा जाएगा। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। बिल्कुल सिंपल से हमारा क्लासिफिकेशन है कि हमने नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किसके बेस पर, कि नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में हमें अवेलेबल हो रही है उसके बेस पर हमने डिवाइड कर लिया। पहला, अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है
वो हमें नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन देगा तो हम उसे नाइट्रेट फर्टिलाइजर कह देंगे। अगर अमोनिकल फॉर्म में देगा तो अमोनिकल फर्टिलाइजर। अगर वो दोनों फॉर्म में नाइट्रोजन दे सकता है तो हम उसे अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर की कैटेगरी के अंदर रख लेंगे। और लास्ट बात करें, अगर वो CONH2 के फॉर्म में देगा तो हम उसे अमाइड फॉर्म कहेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, अमाइड फर्टिलाइजर कहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर ले सबसे पहले हम किसके बारे में, हमारे नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर या हम कहें नाइट्रेट उर्वरक जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, इस टॉपिक को अगर हम माने कि ये कहां पर इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपको वहां पर ये जो क्लासिफिकेशन है ये मिल जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, तो मेरे साथ जुड़कर बहुत अच्छे से इनको समझ लीजिए कि क्या चीज जो है वो यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि नाइट्रेट उर्वरक है तो ये कौन से फॉर्म में नाइट्रोजन देगा, तो हम कहेंगे NO3- की फॉर्म में नाइट्रोजन देगा, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है इन सभी फर्टिलाइजर्स की, वो हमें एक बार डिस्कस करनी है। वो कौन सी है देख लें। पहला तो कि ये कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, या हम कह सके हमारे जो इनका पीएच होगा वो पीएच किससे ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इनको, अगर हिंदी में कहना चाहे तो हम कहेंगे कि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के। ओके, मतलब अगर आप इनको सॉइल में यूज करते हैं तो ज्यादा यूज करने पर या लंबे टाइम तक यूज करने पर आपकी जो सॉइल है वो कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, क्षारीय होंगे। सेकंड हम बात करें यहां पर, तो न्यूट्रिएंट्स अगर आपने पढ़े हो तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया है, उसी की बात करेंगे कि ये फर्टिलाइजर्स जो है वो कैसे होते हैं, हाईली मोबाइल होते हैं। ओके, हाईली मोबाइल का मतलब क्या है, हिंदी में हम कहें तो कह सकते हैं सर्वाधिक गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वाधिक गतिशील होते हैं। कारण क्या है उसका, कि NO3- की फॉर्म में ये नाइट्रोजन दे रहा है। तो जब आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा उस समय पर इस चीज को भी हमने वहां पर पढ़ा कि जब भी हम फर्टिलाइजर की बात करेंगे या न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की दो फॉर्म्स हमारे पास है, NH4+ और NO3-। उसमें से जब सॉइल की बात की जाएगी तो सॉइल में हमारा जो नाइट्रेट फॉर्म है ये ज्यादा मोबाइल होता है, ज्यादा गतिशील होता है, और NH4+ जो है वो कम गतिशील होता है। ओके, चलिए, तो ये ज्यादा गतिशील है। अब यहीं से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आ जाएगी। ओके, चलिए, अगर ये सॉइल में ज्यादा गतिशील है, ज्यादा मोबाइल है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो पानी में घुल सकता है क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल घुल सकता है, तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। विदाउट वाटर हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका एब्जॉर्प्शन भी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, तो जब तक ये पानी में नहीं घुलेगा तब तक इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर कहेंगे कि दीज आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये कैसे होते हैं, अत्यधिक घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, अत्यधिक घुलनशील होते हैं, किसके अंदर, जल के अंदर, पानी के अंदर। तो अगर आपने इनको सॉइल में अप्लाई कर दिया और वहां पर ज्यादा पानी भर गया तो क्या होगा, ये पानी में घुल जाएंगे, और घुलने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी है वो कहाँ चला जाएगा, सॉइल के अंदर चला जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा भी है क्लास में, जिसको हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, लीचिंग कहेंगे, या फिर हिंदी में बात करें तो इसको निक्षालन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर्स पानी के साथ घुलकर कहाँ चले जाते हैं, हमारे प्लांट का जो रूट जोन है, जड़ क्षेत्र है, उससे नीचे चले जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, इनका निक्षालन अधिक हो जाएगा। ठीक है, और फिर बात करें कि निक्षालन अधिक हो रहा है, पानी में घोल नहीं सकते, जब इरिगेशन दे रहे उस टाइम देने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको टॉप ड्रेसिंग के रूप में देते हैं। किस रूप में देते हैं, टॉप ड्रेसिंग के रूप में इनको दिया जाता है। सिंपल सा मतलब क्या है टॉप ड्रेसिंग का, खड़ी फसल में उपयोग किया जाता है। किसके अंदर उपयोग किया जाएगा, खड़ी फसल में उपयोग किया जाएगा।
ठीक है। जैसे हम बात करते हैं किसकी, यूरिया की, तो यूरिया की जो 1/3 डोज है वो हम कब देते हैं, जब बुआई कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर यूरिया हमें अमाइड रूप में नाइट्रोजन देता है, आगे हम बात करेंगे इसकी। अब यहां पर हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का यूज क्यों नहीं करते बुआई के टाइम पर, क्योंकि वहां पर हमें इरिगेशन देना है, उनका निक्षालन हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगी और इस वजह से उसका वैसे ही लॉस हो जाएगा, इसीलिए हम उसका यूज उस टाइम पर नहीं करते। इसका मेन यूज जो है कहां पर किया जाएगा, टॉप ड्रेसिंग में या खड़ी फसल में इसका यूज किया जाएगा। और लास्ट बात करें कि अगर इन फर्टिलाइजर्स को, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स को हम किस में दें, हमारी जो ऐसी मृदाएं हैं जो वाटर लॉग्ड है, जिनमें क्या है, जल भराव है, या फिर हम हिंदी में प्योर कहें तो कहेंगे जलमग्न मृदाओं में। कौन सी मृदाओं में, जलमग्न मृदाओं में या वाटर लॉग्ड सॉइल में, वहां पर इसका लॉस कैसे होता है, तो हम कहेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन और विनाइट्रीकरण। किसकी वजह से होगा, विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से इसका लॉस होता है। कहां पर होगा, तो वो जलमग्न मृदाओं में होगा। ओके, तो अगर यहां पर बात करें क्वेश्चंस की, तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत सिंपल से है। पहला क्वेश्चन की ये नाइट्रेट फर्टिलाइजर से उनका पीएच कितना होता है, तो हम कहेंगे 7 से ज्यादा है, वो बेसिक है। ओके, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स को सबसे ज्यादा किस टाइम पर यूज किया जाता है, तो हम कहेंगे टॉप ड्रेसिंग के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स का लॉस किस फॉर्म में होता है, तो हम कहेंगे लीचिंग के फॉर्म में होता है, निक्षालन होता है। बट अगर क्वेश्चन में आपको बिल्कुल पर्टिकुलर देकर पूछ ले कि जलमग्न मृदाओं में नाइट्रोजन का लॉस जो है वो नाइट्रेट फर्टिलाइजर से किस फॉर्म में होता है, तो हम कहेंगे विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। अगला जो हमारा फर्टिलाइजर का टाइप है वो कौन सा है, अमोनिकल फर्टिलाइजर्स। कौन से फर्टिलाइजर है, अमोनिकल फर्टिलाइजर्स या अमोनिकल उर्वरक। और ये किस फॉर्म में हमें नाइट्रोजन देंगे, तो आप बोलेंगे कि NH4+ की फॉर्म में देंगे। ये बात हम समझ चुके, ठीक है। अब बात यहां पर क्या आती है कि NH4+ जो है ये क्या है, अमोनियम आयन है। क्या है, अमोनियम आयन। ये अपना जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये दे सकता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपना पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये केमिस्ट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए हम वहीं से इसको याद करते हैं कि ये किस फॉर्म में होते हैं, ये ज्यादातर अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे, ठीक है। बेसिक नेचर का जो है वो हमारे कौन से हो गए, नाइट्रेट, और ये जो है वो कैसे हो जाएंगे, हमारे अम्लीय प्रकृति के या हमारे एसिडिक नेचर के जो है फर्टिलाइजर्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये क्या होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं, या हम कह सकते हैं ये मध्यम चालक होते हैं। कहां पर, मृदा में, ठीक है। तो मृदा में ये मध्यम चालक है। तो यहां पर एक हमारे पास सीरीज है, उसे हम क्या कहेंगे, NaNO3- और उससे कम जो है मृदा के अंदर कौन मोबाइल होगा, कौन चालक होगा, तो हम कहेंगे NH4+ होगा। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बनता है, मृदा में सर्वाधिक चालक कौन सा आयन है, तो वहां पर दोनों ऑप्शन में अगर दे दे और आप कंफ्यूज हो जाए कि सर दोनों नाइट्रोजन ही तो है, तो फिर क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कौन सा होगा, NO3- होगा। क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल सा बनता है, एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर ले। यहां पर क्वेश्चन हमसे कहता है कि मृदा में सर्वाधिक चालक या हम कहें गतिशील आयन है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मोस्ट एक्टिव या हम कहें मोस्ट मोबाइल न्यूट्रिएंट आयन इन सॉइल, ठीक है। सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट आयन सबसे ज्यादा मोबाइल है। ऑप्शंस हमारे पास अगर दे रखे हो तो ऑप्शंस हम यहीं से देख लें, ठीक है। पहला हमको दे दिया इसके अंदर NH4+, दूसरा हमको दे दिया HPO4-2, एक हमें दे दिया
H2PO4 माइनस और एक हमें दे दिया NO3 माइनस। ये हमारे लिए एक क्वेश्चन जो है वो तैयार होता है, बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको बड़े एग्जाम्स में पूछ सकते हैं इस तरह से। तो अब हमारे पास इसके अंदर कंफ्यूजन वाली चीज है ही नहीं, हम जानते हैं कौन सा आंसर है इसका, NO3 माइनस है। ओके, लेकिन दूसरे आयंस का क्या होगा, तो अगर हम इसको कहें कि NO3 माइनस सबसे ज्यादा है तो ये फर्स्ट नंबर पर हमने दे दिया। सेकंड बात करें तो कौन सा होगा, NH4 प्लस होगा। ठीक है, फास्फोरस की बात करें तो ज्यादातर इमोबाइल होता है, अचालक होता है मृदा के अंदर। और दोनों की बात करें, ये दो हमारे पास इसके फॉर्म्स है, इन दोनों में से कौन ज्यादा चालक होगा, तो हम क्या कहेंगे, H2PO4 माइनस जो है ये सबसे ज्यादा इन दोनों में से चालक होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक सीरीज आ गई, NO3 माइनस, उससे कम NH4 प्लस, उससे कम H2PO4 माइनस, और सबसे कम कौन सा होगा, HPO4 माइनस 2 जो है वो इसके अंदर मोबाइल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर। तो अब हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि ये जो अमोनिकल उर्वरक है हमारे पास है, इसको कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, बिकॉज ज्यादातर क्रॉप्स जो है NO3 माइनस के रूप में ही ले रही है, तो इसको कहाँ पर यूज करेंगे, तो हम कहेंगे इसको यूज किया जाता है कहाँ पर, एक तो राइस में या धान में, दूसरा हम बात करेंगे किसके अंदर, टी या चाय के अंदर, ठीक है, पोटैटो या आलू, या फिर शुगर केन या फिर गन्ना। ठीक है, तो ये हमारी 4 क्रॉप्स ऐसी याद रखनी है जिसके अंदर हमें अमोनिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज करने हैं। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा आता है, किसके अंदर अमोनिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होगा, 4 क्रॉप्स हमें दे रखी है, इनमें से कोई एक हो तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट बात करें तो ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये भी घुलनशील नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स है, तो ये भी क्या है, जल में घुलनशील है। ठीक है, लेकिन इसकी एक खास बात क्या है कि इसके अंदर जो निक्षालन होता है, ठीक है, निक्षालन जो है वो क्या होता है, कम होता है। कारण जो है वो यहीं पर हमारे पास आ गया कि ये मृदा में कैसा है, कम चालक है, ये घुलता तो है लेकिन नाइट्रेट से कम घुलता है, इसीलिए इसकी लीचिंग जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला जो हमारा फर्टिलाइजर का टाइप है जिसकी हमने बात करी थी वो कौन से, अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, जो हमें NO3 माइनस और इसके साथ साथ NH4 प्लस दोनों की फॉर्म के अंदर हमें क्या देंगे, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे उर्वरक जो दोनों की फॉर्म में नाइट्रोजन दे सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अमोनिकल नाइट्रेट उर्वरक कहेंगे। ओके, चलिए अब बात करें ये क्या करता है, दोनों फॉर्म्स में हमें नाइट्रोजन अवेलेबल करा रहा है। ठीक है, सेकंड हम बात करें कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो मोस्टली कैसे होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, मतलब उदासीन प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के, उदासीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स भी है इसके अंदर, जैसे हम बात करें हमारी कौन सी, कैन या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो हम कहते हैं, या फिर कैन में से सी हटा दो तो AN हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, वो भी है। तो ये फर्टिलाइजर्स हमें नाइट्रेट और अमोनिकल दोनों फॉर्म में नाइट्रोजन दे रहे हैं। लास्ट बात करें इसके अंदर हमारा कौन सा टाइप है, तो हम कहेंगे अमाइड फर्टिलाइजर्स जो है वो इसके अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, अमाइड फर्टिलाइजर्स की बात करें तो अमाइड फर्टिलाइजर्स की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि ये नाइट्रोजन का कौन सा रूप हमें देते हैं, किस फॉर्म में देते हैं, तो हम कहेंगे ये हमें CONH2 के फॉर्म में नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करें इनके नेचर की या प्रकृति की, तो खास बात क्या ध्यान रखनी है कि इसके जो एग्जाम्पल्स है, अमाइड उर्वरक जो है इसके जो एग्जाम्पल्स है वो कैसे होते हैं, कार्बनिक होते हैं। कैसे होते हैं, कार्बनिक होते हैं। ओके, हमने जब डेफिनेशन देखी थी तब कहा था कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है, इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन हमारे पास इसका एक्सेप्शन है, 2 फर्टिलाइजर ऐसे हैं जो कैसे हैं, कार्बनिक है या हम कहेंगे ऑर्गेनिक है। कैसे है, ऑर्गेनिक, बट क्या है, फर्टिलाइजर्स है। ठीक है, चलिए अब बात करें इसमें कौन कौन आ रहा है, तो इसके अंदर हमें ध्यान रखने हैं सिर्फ 2 फर्टिलाइजर्स, एक का नाम क्या है, यूरिया, और दूसरा जो फर्टिलाइजर है उसे हम क्या बोलते हैं,
कैल्शियम साइनेमाइड। ओके, दो फर्टिलाइजर्स हमारे पास है, एक तो यूरिया और एक कौन सा है, कैल्शियम साइनेमाइड। बात करें कैल्शियम साइनेमाइड और यूरिया के दोनों की, तो इनकी प्रकृति बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूरिया जो है वो क्या करता है, ज्यादा अगर हमने अप्लाई कर दिया तो पत्तियां जल जाती है। कारण क्या है कि ये एसिडिक होता है या हम कहेंगे अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, बट यही बात अगर कैल्शियम साइनेमाइड के लिए की जाए तो ये अम्लीय नहीं होता, ये कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो यूरिया है वो एसिडिक होगा और कैल्शियम साइनेमाइड है ये नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, अभी तक हमने बात करी नेचर की, तो हमारे नाइट्रेट जो है वो तो कैसे हो गए थे, बेसिक हो गए। अमोनिकल फर्टिलाइजर एसिडिक हो गए और उसके बाद अमोनिकल नाइट्रेट जो थे वो न्यूट्रल हो गए। बट यहां पर एक अलग एक्सेप्शन जो है वो किसका आ रहा है, हमारे अमाइड फर्टिलाइजर्स का, जिसमें दो फर्टिलाइजर याद रखने और दोनों का नेचर अलग अलग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर। आई होप कि समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। ओके, आगे जो है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे सारे फर्टिलाइजर्स वो किस टाइप के हैं, नाइट्रोजन के कौन कौन से फर्टिलाइजर, सारे एग्जांपल के साथ इसके अंदर आ जाएंगे। पहले हमने बात कर ली कैसे, ऑर्गेनिक है मतलब कार्बनिक उर्वरक है, सोल्यूबल इन वाटर, यूरिया पानी में घुल सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, पानी में घुल जाते हैं। फिर बात करें कि यहां पर आखिरकार होता क्या है, क्योंकि हमने तो बात करी थी कि सर जो प्लांट है वो या तो NO3- के फॉर्म में नाइट्रोजन लेगा या NH4+ की फॉर्म में लेगा। हमने कहीं पर CONH2 की तो बात ही नहीं करी, तो फिर वो क्या करेगा, तो इसका आंसर क्या है वो सुन लीजिए। होता क्या है कि जब हम हमारे फर्टिलाइजर को, जैसे कोई भी फर्टिलाइजर आपने लिया, कौन सा लिया, यूरिया ले लिया। ठीक है, यूरिया का हमें पता है ये CONH2 के फॉर्म में क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। ठीक है, सॉइल में अप्लाई करने के बाद वहां पर हमारे पास एक एंजाइम जो है वो काम करता है। ठीक है, एंजाइम के नाम की बात करें, कौन सा एंजाइम जो है यहां पर काम करेगा, तो हम कहेंगे हमारा एक एंजाइम है जिसको हम कहेंगे यूरिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, यूरिएज एंजाइम। ठीक है, तो ये यूरिएज एंजाइम जो है वो क्या करता है, हमारा जो यूरिया है उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको एक नए हमारे कंपाउंड के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनियम कार्बोनेट। ओके, इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो अमोनियम कार्बोनेट है उसमें से क्या निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलग हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या बच गया वहां पर, अमोनियम कार्बोनेट में से बात करें तो अमोनियम बच गया, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या बचा, NH4+ बच गया। क्या बच गया, NH4+। ठीक है, अब इस NH4+ पर कौन काम करेगा, तो हम कहेंगे एक होगा हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोमोनास। क्या कहेंगे, नाइट्रोसोमोनास, जो हमारी सॉइल में अवेलेबल है। और ये नाइट्रोसोमोनास जो है ये इसको कन्वर्ट किसके अंदर कर देता है, NO2- में कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्राइट कहा जाता है। ओके, और लास्ट में वापस ये जो नाइट्राइट है ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, NO3- में। और बात करें यहां पर कौन जिम्मेदार है, तो हमारा अगला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोबैक्टर। क्या कहेंगे, नाइट्रोबैक्टर। ये क्या करता है, इसको चेंज कर देता है किसके अंदर, NO3- में। और हमारे प्लांट को फाइनली जो मिलता है वो क्या मिलता है, NO3- मिलता है, उसे NH4+ या CONH2 फॉर्म जो है वो नहीं मिलता। ठीक है, ये हमारे जो अमाइड फर्टिलाइजर्स है उनकी खासियत है। दो क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रख लेना। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि यूरिया के अपघटन में, यूरिया के डीकंपोजिशन में कौन सा एंजाइम काम आता है, तो हम कहेंगे यूरिएज एंजाइम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है
कि यूरिया के डीकंपोजिशन से, उसके अपघटन से फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, प्रथम स्थायी अपघटित होने वाला हमारा जो वस्तु जो बनती है वो कौन सी है, अमोनियम कार्बोनेट है। कौन सी है, अमोनियम कार्बोनेट। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, अमोनियम कार्बोनेट। एंजाइम कौन सा काम आया है, यूरिएज एंजाइम, ठीक है। वो कन्वर्ट किस में कर देता है, उसको फाइनली NH4+ में, जो कि बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO3- में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ये स्टेप आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो तो आपको याद आ जाएगा कि ये स्टेप कहाँ पर पड़ी है। तो आप कहेंगे कि सर ये स्टेप तो हमने पढ़ी है किसके अंदर, नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ी है, जहां पर क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रीकरण होता है। तो याद रखिएगा यूरिया जो है उसके अंदर नाइट्रीकरण का प्रोसेस जो है वो सॉइल में होने के बाद वो नाइट्रेट फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके, चलिए फिर बात करें हम लास्ट हमारे जो फर्टिलाइजर से, फाइनली उन पर बात करेंगे, ठीक है। तो चारों तरह के फर्टिलाइजर्स हमने समझ लिए, नाइट्रेट, अमोनिकल, अमोनिकल नाइट्रेट और अमाइड, ठीक है। चारों की प्रकृति याद रखेंगे, चारों जो है उनका लॉस कैसे हो रहा है वो याद रखेंगे। अमाइड फर्टिलाइजर से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस काफी डीप में काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप यहाँ से आपको हेल्प होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें, हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर कौन सा है, यूरिया, ठीक है। यूरिया की बात करें तो इसकी खोज किसने करी थी, या हम कहें डिस्कवरी किसने करी, तो हम कहेंगे यूरिया की खोज जो है वो किसने करी, HM राउले ने करी। किसने करी, HM राउले नाम का जो साइंटिस्ट था उसने 1828 के अंदर इसकी खोज जो है वो कर ली थी, ठीक है। उसने बता दिया था कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास NH2 फिर CO और फिर NH2, इस तरह का एक कंपाउंड जो है नाइट्रोजन का, वो उसने बता दिया था, ठीक है। लेकिन वहां पर दिक्कत क्या थी कि इस कंपाउंड को बनाया कैसे जाए। लेबोरेटरी में एक बार तो आपने बना दिया और आपने कहा कि इससे नाइट्रोजन मिल सकता है, तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन नाइट्रोजन देना है तो फील्ड पर जाना पड़ेगा, और फील्ड पर तो लाखों टन जो है वो हमें यूरिया चाहिए। फिर वो कहां से आएगा, क्या लेबोरेटरी में बना सकते हैं, तो हमने कहा नहीं बना सकते, इतना सारा तो लेबोरेटरी इतनी छोटी सी है। तो फिर बात हुई कि इसके लिए हम क्या करें, हम कोई फैक्ट्री जो है वो सेटअप करें, ठीक है। उन फैक्ट्रीज में बनाए, फिर फार्मर्स को अवेलेबल करा दे। तो एक दूसरे साइंटिस्ट सामने आए जिनका नाम क्या था, हॉलर। क्या नाम था, हॉलर। हॉलर नाम का जो साइंटिस्ट था वो आया और इसने क्या करा, फर्स्ट टाइम इसका सिंथेसिस किया। तो हम कहेंगे प्रथम संश्लेषण जो है वो किसके द्वारा किया गया, हॉलर के द्वारा। लेकिन खोज किसके द्वारा कर ली गई थी, HM राउले के द्वारा कर ली गई थी। तो दोनों चीजें अलग अलग है, खोज करना अलग था और उसे फैक्ट्री में बनाना अलग चीज थी, उसका सिंथेसिस करना अलग चीज थी, ठीक है। फिर बात करें कि इसको जब फैक्ट्री में बनाया गया तो उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, किस तरह से हमने बनाया, तो वहां पर हमने यूज किया था किसका, अमोनिया का। किसका यूज किया था, अमोनिया। और अमोनिया बनाने की जो विधि है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है, हैबर प्रोसेस या हैबर विधि कहा जाता है, ठीक है। तो हैबर मेथड से हमने इसको बनाया है, ओके। आज भी उसी प्रोसेस से यूरिया बनता है, ठीक है। फिर बात करें कि यूरिया जो है वो किस फॉर्म में नाइट्रोजन देगा, तो हम बात कर चुके हैं अमाइड फॉर्म में देगा, ठीक है, वो चीज पहले से क्लियर है। फिर बात करें इसका नेचर या प्रकृति कैसी है, तो हमने कहा कि ये कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। फिर बात करें कि ये जो हमारा अमाइड था, कौन सा बेटा, CONH2 जो था, इसको NO3- बनना है लास्ट में, जहां पर हमारी क्रॉप यूज करेगी इसको, तो वहां पर किस फॉर्म में ये आ रहा है, NO3- में, उसमें कितना टाइम लगेगा। प्रोसेस तो हमने डिस्कस कर लिया कि इस तरह से पूरा प्रोसेस होगा, पर टाइम कितना लगेगा, तो हम कहेंगे लगभग 4 से 7 दिन जो है वो टाइम हमें चाहिए। और यही कारण है कि यूरिया जिस दिन आपने दिया उसके लगभग 1 सप्ताह बाद जो है, उसके लगभग 3 से 4 दिन बाद से ही 1 सप्ताह तक जो है वो बड़ी अच्छी ग्रोथ हमारी क्रॉप करती है, क्योंकि वहां पर NO3- के रूप में क्या मिल रहा है उसे,
हमारा नाइट्रोजन जो है वो मिल रहा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हम बात कर चुके हैं बेटा, कौन सा है? अमोनियम कार्बोनेट। अभी हमने बात करी प्रथम स्थायी वस्तु जो इसकी बन रही है वो कौन है? अमोनियम कार्बोनेट। एंजाइम हम बात कर चुके हैं, कौन सा एंजाइम? यूरिएज एंजाइम। ठीक है, चलिए अब यूरिया जो है वो ज्यादातर ग्रेनुलर फॉर्म में आता है, कणों के रूप में आता है, लेकिन कई जगह जो है वो आजकल यूरिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी आने लगा है। और अगर हम बात करें लिक्विड फॉर्म की, तो वहां पर जब हम क्या करेंगे, फोलियर स्प्रे या फिर हम कहेंगे कि इसका क्या करना है, पर्णीय छिड़काव करना है, किसका? यूरिया का। तब वहां पर कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितनी सांद्रता यूज की जाती है? तो हम कहेंगे 2% जो है वो इसकी सांद्रता यूज की जानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर। यूरिया से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट है काफी, जिसे हम क्या कहते हैं? बाई यूरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई यूरेट। ठीक है, बाई यूरेट की बात करें, क्या चीज है? तो बाई यूरेट को हमने दो शब्दों से बनाया है, बाई और दूसरा जो है वो कौन सा है? यूरेट। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे बाई हो या डाई हो, इसका मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, और यूरेट जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है? यूरिया के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? दो यूरिया। ठीक है, तो यूरिया के दो मॉलिक्यूल जो है जब आपस में मिल जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं, तो उस टाइम पर बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? हम कहेंगे बाई यूरेट कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम याद रखें क्या होता है, ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंस है, जो कब बनता है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, जिस समय पर यूरिया बनाया जा रहा है। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज यहां पर एक लाइन में याद कर ले कि यूरिया बनाते समय अधिक तापमान होने से दो यूरिया कणों का रिएक्शन से बना पदार्थ क्या कहलाएगा? बाई यूरेट कहलाएगा। ठीक है, अब बात करें कि उच्च तापमान कितना होना चाहिए, तो टेम्परेचर हमें याद रखना है कितना होना चाहिए, लगभग 150 डिग्री से ज्यादा हो। वैसे तो एग्जैक्ट जो है वो हमें याद रखना है 170 डिग्री सेंटीग्रेड, बट 140 से 170 के आसपास बनना स्टार्ट हो जाता है, तो हम कहेंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा हमारा जो टेम्परेचर चला गया तो उस समय पर वहां पर बाई यूरेट का फॉर्मेशन क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्ट आपको पूछ ले तो कितना करोगे? 170 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए एग्जैक्ट माना गया है। ठीक है, कैसे बना? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, यूरिया के दो कणों से मिलकर बना। ठीक है, किस तरह से बनता है वो हम एक बार यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, किस तरह से बनेगा? तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? यूरिया के मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो यूरिया का मॉलिक्यूल जरा देख ले एक बार, हमने क्या लिखा था? NH2CO NH2, यही तो लिखा था। ये क्या है? हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को मैं दूसरी तरीके से अगर लिखना चाहूं तो मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकता हूं, N है, H कितने हैं? 2 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? NH2, बीच में क्या आ गया? CO, और फिर वापस क्या आ गया? LH2। ठीक है, तो इस तरह से लिखूंगा तब भी कंपाउंड तो वही रहेगा, बस इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। ठीक है, दूसरा हमारा जो यूरिया का मॉलिक्यूल है वो भी हम बना ले, तो ये हमारा NH2, इधर क्या बन गया? CO, और वापस क्या आ गया? NH2 आ गया। ठीक है, तो होता क्या है हाई टेम्परेचर पर, इतने ज्यादा तापमान पर, कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ते समय एक चीज जो है वो यहां से रिलीज हो जाती है। क्या होती है? -NH3, मतलब जो हमारी अमोनिया है वो अमोनिया गैस के फॉर्म में क्या होती है? यहां से अलग हो जाती है। ठीक है, अब यहां से NH3 कम कर दो, तो एक बार यहां पर बना ले किस तरह से कम हुआ, तो हम कहेंगे ये तो रहा N, ये रहे 2H,
और इसके साथ ये एक H और आ गया एक्स्ट्रा, तो ये क्या हो गया, NH3 हो गया, है ना। इसको हमें क्या करना है, अलग कर देना है, तो अलग कर देते हैं। हमने यहां से इसको काट दिया, इसको हमने क्या करा, अलग कर दिया, तो ये NH3 जो है वो यहां से क्या हुआ बेटा, अलग हो गया, ये हमारे कंपाउंड के अंदर नहीं रहा। अब बाकी बचे हुए को वापस जोड़ दे तो हमारा जो कंपाउंड है वो तैयार हो जाएगा। किस तरह से, तो हम कहेंगे कि सर इधर तो कुछ डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, इधर तो LH2 ही रहेगा। फिर यहां पर हमारे पास क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, ओके। फिर बात करें यहां पर क्या रह गया, तो हम कहेंगे NH रह गया, क्या रह गया, NH। फिर NH3 यहां से चला ही गया, तो क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O, और वापस क्या आ गया, LH2। यही तो हुआ, है ना। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना है इसको हम क्या कहेंगे, बाईयूरेट कहेंगे, ठीक है। इसका अगर नाम लिखना चाहे तो हम किस तरह से कह सकते हैं, LH कितने है इसके पास, LH2 कितने हैं, 2 है, ठीक है। एक क्या है, NH है, और C डबल बॉन्ड O कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो ये हमारा जो कंपाउंड बना इसको हमने क्या कहा, बाईयूरेट कहा है, ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये हमारा कंपाउंड कहां पर बन रहा है, हमारे यूरिया के फॉर्मेशन में। और ये पौधों के लिए नुकसानदायक इसलिए होता है क्योंकि ये पत्तियों को जलाने का काम करता है, तो इसकी वजह से पौधे में फायदा होने की जगह नुकसान जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर बात कर ले इसके अंदर की, हमारे FCO मतलब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो था कब, 1957 का, उसने हमें क्या कहा, तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ने हमसे कहा कि अगर आप यूरिया के अंदर बाईयूरेट की बात कर रहे हैं तो जिस समय पर आप किसकी बात कर रहे हैं, ठोस यूरिया की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ठोस यूरिया, जो किस रूप में है, कण के रूप में है, उसके अंदर बाईयूरेट कितना हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा तो है वो इतना नहीं करना, लेकिन हम कितना कर सकते हैं, उसके अंदर 1.5% जो है वो मैक्सिमम रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 1.5% मैक्सिमम रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यूरिया हमारे लिक्विड फॉर्म में भी आ रहा है, तो हम कहेंगे तरल यूरिया या फिर लिक्विड यूरिया जो है उसके अंदर कितना होना चाहिए, तो कहा कि जब फोलियर स्प्रे कर रहे हो आप, पड़िए छिड़काव कर रहे हो तरल यूरिया का, उस समय पर उसके अंदर 0.25% से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 0.25% होगा, इससे ज्यादा जो है वो बाईयूरेट आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ने हमें ये चीज बताई है। यूरिया से रिलेटेड मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, 99% क्वेश्चंस वो यही से आएंगे, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आता। एक क्वेश्चन हमने मिस किया, वो कौन सा, कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, ठीक है, तो ये हम सभी जानते हैं, कितना है, 46% है ना, ठीक है। तो वो अलग से लिखने की जरूरत अगर आपको लगती है कि नहीं सर हमें तो अलग से लिखना ही है, तो अलग से हम इस चीज को लिख ले यहाँ पर कि जो हमारा यूरिया है, ओके, या नहीं लिखे, नहीं तो यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे यूरिया के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है, 46% जो है नाइट्रोजन इसके अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। चलिए ओके, तो ये हमारा यूरिया कंप्लीट है। नेक्स्ट जो हमारा अगला फर्टिलाइजर है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलिए वापस से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।